कर लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो पूछ लीजिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में हमने स्टडी किया था मिस स्टेटमेंट की दो टाइप्स, एरर एंड फ्रॉड। फिर उसके बाद फ्रॉड की फर्दर दो टाइप स्टडी की, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हमने पढ़ी टेक्निक्स या एग्जांपल्स कह लीजिए मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की, और टेक्निक्स या एग्जांपल्स फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। फिर हमने स्टडी किया रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या है और ऑडिटर की क्या है। इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई लफ्ज समझ नहीं आया पूछ सकते हैं। अगर एक लफ्ज भी समझ नहीं आया पूछ लीजिए। ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स का मतलब यह है कि जो आपको रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस दी जा रही हैं उनमें अल्टरेशन की गई है। फॉर एग्जांपल वो एक्सपेंस है 25,000 का, अल्टरेशन के बाद उसे 250,000 का लिख दिया गया। जो वाउचर स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एक्सपेंस की उसमें अल्टरेशन कर दी गई। या अगर फर्ज कीजिए कोई रिकॉर्ड कोई स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट मौजूद होनी चाहिए वही मिसिंग है, तो इस तरह के जो इंस्टेंसेस होते हैं जहां पे रिकॉर्ड ही मिसिंग हो या उसमें अल्टरेशन की गई हो, कॉन्ट्रैक्ट में अल्टरेशन की गई है, कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली हुआ पार्टी के साथ, बाद में कोई अमेंडमेंट की गई उस कॉन्ट्रैक्ट में, हमें ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो दिखा दिया कि अमेंडमेंट्स के बारे में नहीं बताया गया। इस तरह की जो चीजें मैनेजमेंट करती है फ्रॉड को छुपाने में हेल्पफुल होते हैं उसकी। तो हम ये देखेंगे खासतौर पर जो अल्टरेशन की गई हो कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे हम। मैनेजमेंट हो सकता है ये अल्टरेशन करे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में और हमें ना बताए जी। और कोई क्वेश्चन लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में? कोई क्वेश्चन नहीं जी। हाँ, रिस्पॉन्ड देखिए आईटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो कह रहा है, पहले तो वो जनरल पॉइंट उसने बताया कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड ये मैनेजमेंट की है, और दो साहब गवर्नेंस ओवरसाइड करेंगे मैनेजमेंट की। ऑडिटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। तो फिर फ्रॉड के वाले से ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? चले प्राइमरी ना सही सेकेंडरी सही, लेकिन कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑडिटर की है फ्रॉड के वाले से। वो क्या है? वो आगे बता रहा है 3 पॉइंट्स में। कह रहा है सबसे पहले ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं टू असेस रिस्क ऑफ फ्रॉड। रिस्क ऑफ फ्रॉड असेस करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं उसने। और अगर उसे कोई इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने से रिस्क ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करना है। पहले वाले में कह रहा है प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ फ्रॉड, और दूसरे वाले में कह रहा है प्रोसीजर्स ऑन आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ फ्रॉड। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट डिफरेंट है। और फिर कह रहा है कि हमने थ्रू आउट द ऑडिट भी अलर्ट रहना है। फर्स्ट कीजिए अगर हमें कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड नजर नहीं भी आता, कहता है फिर भी आप जब नॉर्मल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर रहे होंगे, आपने थ्रू आउट द ऑडिट अलर्ट रहना है कि कहीं ऐसी कोई कंडीशन आपके सामने तो नहीं आ गई जो कि फ्रॉड को इंडिकेट करती हो। अगर नॉर्मल ऑडिट करते हुए भी कोई ऐसी इंडिकेशन आपके सामने आ जाती है तो उसको भी हमने इवेल्युएट करना है, उसको इग्नोर नहीं करना। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वही पॉइंट है जो आगे हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में और 3 में कवर किया। जी और की क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में हमें बता रहा है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो हमने परफॉर्म करने हैं। देखिए ऑडिटर की फ्रॉड के हवाले से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसने बताई, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने बताई ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ फ्रॉड, कि कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड है कि नहीं। अब ये प्रोसीजर्स क्या है? ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, और मैंने आपको कल भी बताया था, फिर बता रहा हूं कि ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर डिफरेंट है चैप्टर 10 वाले से। एग्जाम में अगर कहे ना कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बताओ टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट या टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ एरर और फ्रॉड, दोनों को कवर कर रहा है, तो हम चैप्टर 10 वाले बताते हैं। लेकिन जब स्पेसिफिकली सिर्फ कहे फ्रॉड के बताओ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ फ्रॉड, तो हम ये चैप्टर 19 वाले प्रोसीजर बताएंगे। चैप्टर 10 वाले जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हैं वो जनरल प्रोसीजर्स हैं, चैप्टर 19 वाले स्पेसिफिक टू फ्रॉड। फर्क समझ आया? अब चैप्टर 10 में प्रोसीजर थे इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर। यहां में क्या प्रोसीजर? इंक्वायरी। मेरे भैया बताइए रिस्क ऑफ फ्रॉड असेस करने के लिए मैनेजमेंट से हम क्या इंक्वायरी करते हैं? पहले पूछते हैं उनसे मैनेजमेंट से कि आपका कोई रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे आपको याद होगा चैप्टर 10 में हमने 5 एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल पढ़े थे, उनमें एक एलिमेंट था एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, याद है? जिसमें हम एंटिटी से पूछते थे, इन्वेस्टिगेट इवैल्यूएट करते थे कि क्या एंटिटी का कोई रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है। यहां पे भी वही इंक्वायरी कर रहे हैं मैनेजमेंट से, लेकिन यहां पे कौन सा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? जो फ्रॉड से रिलेट कर रहा हूं। फिर हम पूछेंगे मैनेजमेंट से, अच्छा इस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से, आप रिस्क असेसमेंट प्रोसेस से आपको कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाई भी हुआ? आपकी ओवरऑल असेसमेंट क्या है एंटिटी में रिस्क ऑफ फ्रॉड के बारे में, हाई है या नो है? और क्या आपको कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ? अगर हुआ तो हमें बता दीजिए। और क्या आपने एंटिटी में कोई कोड ऑफ कंडक्ट बना के एम्प्लॉइज को कम्युनिकेट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया? ये कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स कह ले या वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होते हैं कि कंपनी के एम्प्लॉइज को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए,
जैसे उसमें कम्युनिकेट किया जाता है, एम्प्लॉइज को गाइड किया जाता है। अगर आपको अपने इर्द गिर्द कोई बंदा फ्रॉड में इन्वॉल्व होता नजर आए तो आप सजेशन बॉक्सेस, कंप्लेन बॉक्सेस के जरिए से कम्युनिकेट कर सकते हैं डायरेक्टर्स को। इस तरह की चीजें कम्युनिकेट की जाती हैं। क्या ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को कोड ऑफ कंडक्ट कम्युनिकेट किया आपने? ये पूछेगा, क्योंकि इन चीजों के होने से जो रिस्क है वो फ्रॉड कम हो जाता है, यहां कम से कम सामने आ जाता है। तो ऑडिटर ने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ फ्रॉड में सबसे पहला काम क्या करना है? इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट से। किस चीज की? आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है, उससे कोई रिस्क आइडेंटिफाई हुए, ओवरऑल रिस्क असेसमेंट क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, और क्या कोड ऑफ कंडक्ट कम्युनिकेट किया। उसके बाद फिर हम मैनेजमेंट या दूसरे लोगों से पूछते हैं, अच्छा आपको कोई पता चला कि कंपनी में पिछले साल में कोई फ्रॉड हुआ हो, या आप कोई एलिगेशन हुई हो, किसी पे इल्जाम लगा फ्रॉड का, वो हमें बता दीजिए। क्योंकि अगर कंपनी में फ्रॉड हुआ है और लोगों को पता है तो ऑडिटर के पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, देखेगा इसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया, और खुद से भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर को ढूंढने की कोशिश करेगा, खुद से भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को ढूंढने की कोशिश करेगा। अच्छा, अब ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? ये हमने कल पढ़ा था। दो तरह के फ्रॉड है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को भी दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन से हिस्सों में? फ्रॉडलेंस मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, फ्रॉडलेंस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और इसकी क्लासिफिकेशन भी थी, इंसेंटिव या प्रेशर, अपॉर्चुनिटी और एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन। और मैंने आपसे कल ये कहा था कि आपने एक एक एग्जांपल को रीड करना है, याद नहीं करना, याद करने की जरूरत नहीं है। एक्सपेक्टेड यही है कि वो केस स्टडी पूछेगा। कोई बहुत ही घटिया एग्जामिनर हुआ ना, वो शायद रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। कोई बीकॉम लेवल का एग्जामिनर हुआ अगर, वो रेटे वाले क्वेश्चन पूछता है। जो अच्छा एग्जामिनर होता है वो हमेशा केस स्टडीज की तरफ फोकस करता है। और इस तरह के जो क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ रट्टा लगाना होता है, वो नॉर्मली एग्जामिनर ने पिछले 10-15 सालों में अगर आप देखें, आपको 2 या 3 क्वेश्चन नजर आएंगे सिर्फ, जिसमें वो हमसे पॉइंट्स को रिप्रोड्यूस करवा रहा है। उनमें से एक क्वेश्चन है सिर्फ जो हमारे क्वेश्चन बैंक में आएगा, क्वेश्चन बैंक, ठीक है। इसलिए हम 100% रूल आउट नहीं कर सकते इस ऑप्शन को, लेकिन बहुत कम चांस है कि वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछे हमसे कि बताओ फ्रॉड में मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, इंसेंटिव में कौन से हैं, अपॉर्चुनिटी में कौन से, एटीट्यूड रैशनलाइजेशन में कौन से। तो आपने फिलहाल इनको पढ़ना और समझना है। हाँ, एहतियातन अगर जब इन सारे फैक्टर्स को समझ लें, एहतियातन 2-3 पॉइंट्स हर कैटेगरी में याद कर लें, बल्कि वो याद करने की जरूरत नहीं होती। आपने 3-4 दफा जब पढ़ लेना इनको तो ऑटोमेटिकली जेन में कुछ ना कुछ फैक्टर याद रह जाते हैं। भाई 8-8, 10-10 फैक्टर जब पढ़ेंगे तो क्या 2-3 क्वेश्चन भी पॉइंट जेन में नहीं रहेंगे। तो इनको स्पेसिफिकली याद करने के ऊपर ज्यादा टाइम ना लगाए, हो सके तो याद कर लें कुछ एक पॉइंट एहतियातन, लेकिन हमारा ज्यादा फोकस किसके ऊपर होगा? केस स्टडीज के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। तो जरा बताइए, आपने फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स पढ़े, इन फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स में कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो पूछ लीजिए। तरतीब से चलते हैं। पहले मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया, चेंज इन लाइफस्टाइल, क्लर्क बीएमडब्ल्यू पे आ रहा है तो हम क्या कहें? भाई आपका बहुत दोस्त जो हर रोज आपसे उधार मांगता है, एक दिन आके कहने लगा आओ तुम्हें बर्गर खिलाऊं, तो आप अगला सवाल से क्या पूछेंगे? कहीं लंबा हाथ मारा है, ये पूछेंगे ना। तो अगर क्लर्क जो है उसका सडन लाइफस्टाइल चेंज हो जाए तो हमें भी मशकूक हो जाना चाहिए, ये कोई ना कोई फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। अगर लिविंग स्टाइल सोर्स ऑफ इनकम से मैच ना करें तो मतलब कोई गड़बड़ चल रही है। जी क्लियर हो गया ये? और कोई क्वेश्चन? भैया मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में कोई पॉइंट समझ नहीं आया पूछ ले, सब समझ आ गया? अच्छा, अब ये जिससे पूछेगा मुझे वो बताएगा कि बिहेवियर इंडिकेटिंग डिससैटिस्फैक्शन और डिस्प्लेयर विद एंटिटी, इसका क्या मतलब है? जी मेरे भाई, इसका क्या मतलब है? हाँ जी, बिहेवियर चेंज हो गया, क्या मतलब? अच्छा, मेरा नाम ना लगा दे भाई, तेरी मेहरबानी, मैं भूल गया मैंने क्या एग्जांपल दी थी। अच्छा, मेरा नाम पहले ताकि मैं नाम गलत ना साबित कर सकूं। नहीं भाई, अच्छा एम्प्लॉय पैसे मांगने गया, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं, दफा हो जाओ। ठीक है, ठीक है। तो एम्प्लॉय अगर डिससैटिस्फाइड है, खुश नहीं है ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब वो एक और वो एग्जांपल याद आ गई मामू वाली वो मामू की दुकान पे कुछ काम करना है तो बाद उनको झिड़कियां पड़ती हैं एम्प्लॉइज को, तो वो क्या करते हैं, गोदाम में ना कुछ सामान होता है काफी उनका पड़ा हुआ, वो एम्प्लॉइज क्या कहते हैं, सचमुच बता रहा हूं आपको, गोदाम में जाएंगे सामान तोड़ना शुरू कर देंगे। अब वो जाहिर है सामने तो कुछ नहीं कह सकते, मालिक को काम करते हैं, तो नीचे जाकर सामान तोड़ना शुरू कर देंगे। तो वो ने कहा करते हैं भाई सामान तोड़ना तुम्हारी मेहरबानी, टूटा सामान भी कहीं फेंकाया करो, मैं देखता हूं तो मुझे दुख होता है। तो ये एम्प्लॉइज अगर सेटिस्फाइड नहीं है ना ऑर्गेनाइजेशन से, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो रिस्क ऑफ फ्रॉड जो है हमारा हाई होता है। फेलियर टू करेक्ट नॉन इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी। अच्छा, अगर सिर्फ इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी हो ना तो हम कहेंगे रिस्क है, रिस्क ऑफ फ्रॉड, सिंपल रिस्क है, मिसस्टेटमेंट। लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी सामने आ जाए और फिर भी इसे करेक्ट ना किया जाए, ये रिस्क ऑफ फ्रॉड है। पता चले जी कॉलेज में एक सीसीटीवी कैमरा जो है वो खराब है, अच्छा इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है। लेकिन अगर आपको पता चले कि फैकल्टी रूम का सीसीटीवी कैमरा खराब है, तो आप तो बहाने बहाने से क्वेश्चन पूछने जाएंगे उधर और देखेंगे कि कौन कौन से टीचर ने मोबाइल किधर किधर रखा हुआ है, किसका लैपटॉप पड़ा है, और ध्यान रखेंगे कोई दूसरा ना उठा ले, मतलब कोई भी ना उठाए, ये ध्यान रखें भाई। अगर आपको पता है किसी जगह पे इंटरनल कंट्रोल वीक है, तो खुद बताइए वहां पे फ्रॉड का रिस्क ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अगर तो आपको नहीं पता और इंटरनल कंट्रोल वीक है, वो फिर भी चल सकता है क्योंकि आपको कंफर्म नहीं है, आप समझ रहे होंगे शायद
कंट्रोल ठीक है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को पता है कि जिस जगह इन्वेंट्री पड़ी हुई है वहां पे कंट्रोल्स वीक है, स्टॉक काउंट नहीं होता, रिकंसिलिएशन नहीं बनती, सीसीटीवी कैमरा नहीं है, उधर कोई गार्ड नहीं है, तो फिर वहां पे चोरी का खतरा बढ़ जाता है। जी भाई समझ आ गया ये प्यारे भाई, क्लियर हो गया? और कोई क्वेश्चन? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स क्लियर है? आगे चले फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें अगर कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया तो पूछिए। अपॉर्चुनिटी में 0.5 इनइफेक्टिव 3-4 भी बता दें। अच्छा चलें तरतीब से सारे ही पढ़ा दें। अच्छा पहला और दूसरा तो मुझे लगता है कि चैप्टर 2 में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की एग्जांपल्स में पढ़े थे, तो भैया फिर भी पढ़ा दूं दोबारा। अच्छा ये नहीं, कौन सा वाला? इंसेंटिव, इंसेंटिव सारे पढ़ा दो, इंसेंटिव सारे पढ़ा देते हैं भैया। इंटेंडेड सेल ऑफ शेयर्स, अगर इरादा हो शेयर्स को बेचना है मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट क्या चाहेगी? कम प्राइस पे शेयर बिके कि हाई प्राइस पे? तो जो खरीदेगा शेयर किस चीज को देख के शेयर खरीदेगा? प्रॉफिट को देख। तो मैनेजमेंट हाई प्राइस के चक्कर में प्रॉफिट को ओवरशेट करेगी कि नहीं? बिल्कुल करेगी, भी करेगी ना। अगर बैंक से लोन लेना हो, बैंक क्या चीज देख के लोन देगा? हमारा प्रॉफिट और एसेट्स। प्रॉफिट किस लिए? देख ले इंटरेस्ट पे करने के काबिल है कि नहीं। एसेट किस लिए? देख ले सिक्योरिटी के तौर पे रखने के लिए सफिशिएंट अमाउंट है कि नहीं। तो हमें जब पता है बैंक से लोन लेना है तो क्या उसको ओवरस्टेट करने की कोशिश करेंगे ताकि लोन ले लें आसानी से ज्यादा अमाउंट का? यही मैंने अगर ऑलरेडी लोन लिया हुआ तो आपको पता है डेट कोवेनेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जा सकती है। पहले वाला पॉइंट क्लियर हो गया मेरे भाई, इसको टिक लगाइए। सेकंड पे है मैनेजमेंट होल्ड्स मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। मैनेजमेंट के पास ज्यादा शेयर होल्डर, अच्छा थोड़े बहुत शेयर हो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर मैनेजमेंट के पास हो। आप अगर चाहे बैठे बैठाए अमीर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, अमीर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। लेकिन मैनेजमेंट अगर चाहे तो बैठे बैठाए अमीर हो सकती है। कैसे? देखिए मैनेजमेंट के पास मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास शेयर की प्राइस किस चीज पे डिपेंड कर रही है? कंपनी के प्रॉफिट पे। प्रॉफिट ज्यादा शेयर की प्राइस ज्यादा, प्रॉफिट कम शेयर की प्राइस कम। मैनेजमेंट बैठे बैठे एक फेक एंट्री पास करेगी, क्या? डेटर्स डेबिट सेल क्रेडिट, प्रॉफिट इंक्रीज तो शेयर की स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की प्राइस भी इंक्रीज। तो अब बताइए अगर मैनेजमेंट के पास ही मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स हो, तो क्या वो अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेगी कि नहीं? भाई मैं माइक देख रहा होता हूं कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये आप समझते पता नहीं, हर दफा 50 में थोड़ी निकालना है सिर्फ। ये दूसरा पॉइंट समझ आया, इसको भी टिक लगाइए। अच्छा तीसरा मैनेजमेंट बोनसेस बेस्ड ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसके साथ तो ये लिखे जिसको ये समझ नहीं आया उसे नहीं, जिंदा रहने का हक है, ऑडिटर बनने का हक कोई नहीं। अच्छा ये आता है, इसको भी टिक लगा दे। आगे प्रेशर ऑन मैनेजमेंट टू अचीव फाइनेंशियल टारगेट्स। अच्छा इससे मिलता जुलता एक पॉइंट है नीचे एटीट्यूड में, फोर्थ प्रैक्टिस बाय मैनेजमेंट ऑफ कमिटिंग टू बैंकर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर थर्ड पार्टी टू अचीव एग्रेसिव और अनरियलिस्टिक टारगेट्स। मैनेजमेंट क्या बैठी इन्वेस्टर से, सर देखिएगा इस दफा हमारी सेल्स 50% इंक्रीज होगी, हमारा प्रॉफिट पिछले साल के निस्बत 25% ज्यादा होगा, जरा देखिएगा। अब जब क्या बैठी मैनेजमेंट है, तो बताइए साल के दौरान में अगर वो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा तो मैनेजमेंट अब कमिट कर चुकी है एक्सटर्नल पार्टी के साथ। वो तो नहीं कहेगा भैया आप तो शुरू में बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो अब क्या हुआ? तो अब क्या मैनेजमेंट अपने वादों को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ कर सकती है ताकि वो कमिटमेंट जो किए वो पूरी हो जाए? ये प्रेशर ऑन मैनेजमेंट टू अचीव फाइनेंशियल, ये भी समझ आ गया, इस पे भी टिक लगाएं भाई। फिफ्थ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एंटिटी इज थ्रेटन्ड, के कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है या प्रॉफिटेबिलिटी है उसको खतरा हो। भाई किससे खतरा हो? कंपेटिटर से। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, नए कंपेटिटर्स आ रहे हैं। अच्छा नए कंपेटिटर्स आते हैं तो कंपनी खुश होती है कि सैड? क्योंकि उसका शेयर जाता है दूसरी कंपनी के पास, और अगर कोई गोइंग कंसर्न इश्यूज हो फिर भी प्रॉब्लम होगी, कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो सकती है। अच्छा मुझे बताइए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के और मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के, अगर कंपनी को गोइंग कंसर्न इश्यूज हैं, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या उसे ये इशू मसले मसाइल पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले? इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं डिस्क्लोज करवाओ। अब मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, मैनेजमेंट क्या करे? वो कहती है सर अभी तो वो टाइम आया है जब हमें पैसों की जरूरत है, अगर अभी हमने सारी चीजें इन्वेस्टर्स को बता दी तो हमें पैसा कौन देगा? कोई भी नहीं। तो मैनेजमेंट इस वजह से गोइंग कंसर्न इश्यूज को छुपाने की कोशिश करती है। अब बताइए हमें एज ऑडिटर किसका साथ देना चाहिए? इन्वेस्टर्स का, भैया थर्ड पार्टी का, स्टेक होल्डर का, जिन्होंने पॉइंट किया। हम कहते हैं भाई गोइंग कंसर्न इश्यूज किसका करने चाहिए? डिस्क्लोज करने चाहिए, ताकि जो बंदा इन्वेस्टमेंट करे ज़हनी तौर पे तैयार है कि रिस्क क्या क्या जी। मैनेजमेंट की मदद नहीं करनी चाहिए, नहीं, हमें सारे ट्रू एंड फेयर व्यू पहुंचाना चाहिए इन्वेस्टर्स को, ठीक है। अच्छा ये फिफ्थ पॉइंट समझ आ गया कि मार्केट में जब इंक्रीज कंपटीशन होगा, कंपनी के ऊपर प्रेशर होगा प्रॉफिटेबिलिटी को शो करवाने के लिए, हालांकि कंपनी कंपटीशन की वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा होगा, तो उसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड है। एग्री करते हैं मेरे भाई? इसको भी टिक लगा दीजिए, डबल टिक कर दिया। अच्छा चलिए सीन कर दिया। अच्छा अब बताइए अपॉर्चुनिटी में कौन सा एक्सप्लेन करूं? 3, 4, 5
1 to 3 सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तो चैप्टर 60 में पढ़ा था। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट हो, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो, ऐसी ट्रांजैक्शन जिनकी अप्रूवल नहीं लेकिन में रिस्क ऑफ फ्रॉड होता है। इनकम एक्सपेंसेस एसेट्स एंड लायबिलिटीज बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स, ये भी पढ़ा कि ऐसे एरियाज जिनमें सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स होते हैं, अनसर्टेनिटीज होते हैं, उनमें रिस्क ऑफ फ्रॉड ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि मैनेजमेंट इनएप्रोप्रिएटली अजम्पशन को चेंज कर सकती है। जो नॉर्मल इनकम एक्सपेंस होते हैं उनको वेरीफाई करना आसान है, रिपेयर एक्सपेंस को वेरीफाई करना आसान है, सेल्स को वेरीफाई करना आसान है, लेकिन वारंटी, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इनको वेरीफाई करना मुश्किल, क्योंकि ये फ्यूचर पे बेस कर रहे होते हैं, इनकी अमाउंट्स एस्टिमेटेड होती हैं, इनको कंफर्म करना मुश्किल है। याद है आपको रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन किया था जिसमें कहा था वारंटी पीरियड 3 से 5 साल बढ़ा दिया, प्रोविजन फॉर वारंटी उधर ही थी। हमने कहा भाई गलत, नीलम वाला नहीं था जी। ये सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया मेरे भाई? फर्स्ट और सेकंड टिक लगाएं। अब क्लासिफिकेशन के बारे में छोड़ दीजिए। आपको बताया क्लासिफिकेशन नॉर्मली नहीं पूछता, पूछे भी तो रट्टा लगाना होता है हमने। 2-2, 3-3 पॉइंट फैक्टर समझिए। अभी केस स्टडी हमने नहीं की ना, इसलिए क्लासिफिकेशन में टाइम जाया कर रहे हैं। असल चीज यह है कि आपको इतना पता चले कि फ्रॉड सेक्टर है कि नहीं। जैसे रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन की केस स्टडी थी, अब बताइए उसमें हम इतना बताते थे इस इन्फॉर्मेशन की वजह से रिस्क राइज हो रहा है, अगर प्रोसीजर पूछे हो वो भी बताते थे। वो वाला क्वेश्चन लेंथी होता था, फ्रॉड वाले में सिर्फ कहता है रिस्क फैक्टर बताओ, प्रोसीजर नॉर्मली नहीं कहता। तो उसमें क्या वो टाइप्स ऑफ रिस्क पूछता था कि रिस्क ये भी बताओ कि कौन सा रिस्क, ये भी बताओ इनहेरेंट है, कंट्रोल है, डिटेक्शन रिस्क है, ये भी बताओ फाइनेंशियल में लेवल का दरअसल नहीं पूछता था। तो इसी तरह यहाँ पे भी वो नहीं पूछेगा। ठीक है, एहतियातन मैंने आपको कहा 2-2, 3-3 याद कर लीजिए हर क्लासिफिकेशन में, बल्कि वो जब 2-3 दफा पढ़ेंगे तो आपके ज़हन में कुछ ना कुछ रह जाएगा। जिस तरह सारे का सारा आप याद नहीं कर सकते ना, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, उसी तरह एक और फैक्ट भी है, सारे का सारा आप भूल भी नहीं सकते, जितनी मर्जी कोशिश कर लें कुछ ना कुछ याद रह ही जाता है। तो आप जब इनको 3-4 दफा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ एग्जांपल्स आपके ज़हन में रह ही जाएंगे। ज्यादा फोकस किस पे करना है? अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। अब आते हैं हम नेक्स्ट, डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स वीक है, रिकंसिलिएशन नहीं बन रही, अप्रूवल्स नहीं है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है। ठीक है, कंट्रोल्स को हम नहीं इंप्लीमेंट कर रहे कि हमारे पैसे बचेंगे, तो क्या इसमें रिस्क है? बिल्कुल रिस्क ऑफ फ्रॉड है। जब लोगों को पता होगा रिकंसिलिएशन नहीं है, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो रही, अप्रूवल नहीं होती ट्रांजैक्शन की, फेक ट्रांजैक्शन करेंगे, चोरी करेंगे। डोमिनेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय ए सिंगल पर्सन और स्मॉल ग्रुप विदाउट ऑडिट कमेटी और इंटरनल ऑडिट फंक्शन। मैनेजमेंट सारी की सारी 1-2 लोगों के जिम्मे है। कितने लोगों के जिम्मे है? 1-2 लोगों के जिम्मे है, और वो भी जो 1-2 लोग काम करें। याद है वो मिलता जुलता कंसेप्ट था, रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। तो रिस्क कहता है एक तो ये, और सोने पे सुहागा, वो क्या? इनको मॉनिटर करने वाला बंदा भी कोई नहीं है, कोई इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं, ऑडिट कमेटी नहीं है ही नहीं। फोर्थ वाले में कह रहा है कि ऑडिट कमेटी या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है ही नहीं, ये भी फ्रॉड फैक्टर है। फिफ्थ वाले में कह रहा है तो सही लेकिन ना होने के बराबर, इनइफेक्टिव ओवरसाइट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी और इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ये है। फोर्थ में कह रहा है ये लोग है ही नहीं, ऑडिट कमेटी है ही नहीं, इंटरनल डिपार्टमेंट है ही नहीं। फिफ्थ में क्या कह रहा है तो सही लेकिन सही काम नहीं कर रहा। क्यों? उनकी मैनेजमेंट के साथ यारी दोस्ती होगी। ठीक है, इस वजह से भाई अब सुनिए, जो कंसेप्ट समझा रहा हूं वही समझना है, गलत कंसेप्ट नहीं समझना। लाहौर में अगर पुलिस नहीं है तो फिर इसको फ्रॉड ज्यादा है कि कम है? देखा मैंने पहले कहा था, और भाई ज्यादा है। अगर पुलिस है ही नहीं, फिर भी अगर पुलिस है तो सही लेकिन चोरों के साथ मिली है, वो भी ज्यादा है। तो फोर्थ में कह रहा है पुलिस है ही नहीं, फिफ्थ में कह रहा है तो सही चोरों के साथ मिली हुई है। हाँ जी चोरों के साथ भैया कल कालों के साथ आज गोरों के साथ हो गया यार, पार्टी ना बदला करे यार, कालों की रिसर्च दूरी रह गई होगी। अब बताइए और की क्वेश्चन, और की क्वेश्चन भाई, और कोई क्वेश्चन नहीं? फ्रॉड इस फैक्टर में कोई क्वेश्चन नहीं। लो मोरल अमंग सीनियर मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट को आगे कोई तरक्की प्रमोशन नजर नहीं आ रही। ठीक है, उनको कोई डेवलपमेंट नहीं नजर आ रही, अपनी कैरियर डेवलपमेंट नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं? अब देखिए बैंक वाइस प्रेसिडेंट है, अगर उसको उम्मीद है कि जैसे ही रिटायर होगा प्रेसिडेंट तो मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, पता चले जिस दिन प्रेसिडेंट रिटायर हुआ खबर आई उसे 5 साल के लिए एक्सटेंशन मिल गई। अब वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा? वो खुद कुछ नहीं करेगा, वो कहेगा अच्छा मैंने प्रेसिडेंट बनना था, मेरा हक मारा गया, तो अब मेरे जितना नुकसान हुआ अब मैं कंपनी से पूरा करवाऊंगा। फ्रॉड कर सकता। ठीक है जी, तो लो मोरल अमंग सीनियर मैनेजमेंट समझ आ गया कंसेप्ट? ये क्या है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, इनफेक्टिव कम्युनिकेशन और इनफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटिटीज वैल्यूज और एथिकल स्टैंडर्ड्स। ये वैल्यू और एथिकल स्टैंडर्ड्स को काट के लिख लें एंटिटीज कोड ऑफ कंडक्ट। ये याद आया, ये पीछे हमने पढ़ा था कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ? हाँ, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में 1D कि ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करे कोड ऑफ कंडक्ट को, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट कम्युनिकेट करना अच्छा है। अब यहां पे ये कह रहा है, अगर उसी कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहा है कि अगर मैनेजमेंट ने कोड ऑफ कंडक्ट कम्युनिकेट ही नहीं किया या कम्युनिकेट किया फॉर्मेलिटी के तौर पे इंप्लीमेंट नहीं किया, तो फिर हमारा रिस्क ऑफ फ्रॉड
बढ़ जाएगा। ठीक है, ये एथिकल स्टैंडर्ड। तो अगर हम हर रोज कुरान मजीद ना पढ़ते हो या पढ़ते हो उसके ऊपर अमल ना करते हो, तो बताइए हमारी डेली लाइफ में फ्रॉड बढ़ेंगे, रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। ये कह रहा है इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन और इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। इसी तरह की मिलती जुलती चीज मैनेजमेंट ने बना के रखी होती है, उसका क्या नाम देते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट। भाई बात समझ आ गई? और कोई क्वेश्चन? बस इतने से क्वेश्चन थे आप? अच्छा हाँ, नहीं लेकिन आगे सर्कमस्टेंसेस दैट इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी उसने हेडिंग दे दी। इसमें भी अगर कोई पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। टिप्स आर कंप्लेंट्स टू, सारा ही डिस्कस कर रहा हूं मैं, क्या आधा डिस्कस कर रहा हूं? फरमाइए जी। नहीं क्या बता रहे थे भैया, क्या है कहाँ ये टिप्स? डिस्क्रिपेंसीज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड में 4th पॉइंट, टिप्स आर कंप्लेंट्स टू ऑडिटर अबाउट द अलेज्ड फ्रॉड। रियल केस सुनिए, एक क्लाइंट में बैठा हुआ ऑडिटर, पहचान लेंगे आप ऑडिटर को कौन था? ऑडिटर बैठा हुआ, क्लाइंट ने चुपके से, परचेज डिपार्टमेंट का बंदा आया, चुपके से उसने कहा सर ये जो परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट का हेड है ना, ये सप्लायर के साथ मिला हुआ है, हाई प्राइस पे चीजें खरीद रहा है, जरा इसमें खास तौर पे इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा। चुपके से मेरे कान में कह के चला गया, मेरे नहीं किसी ऑडिटर के, किसी ऑडिटर के कान में कह के चला। ये है टिप। अब बताइए इस सिचुएशन में ऑडिटर को क्या करना चाहिए? क्या रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज, ये एक फैक्टर ना जो रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज कर रहा है, रिस्क ऑफ फ्रॉड को बढ़ा देना चाहिए? क्या अपने प्रोसीजर को बढ़ा देना चाहिए? लेकिन उसने क्या किया, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। तो भाई पहले अपना काम खत्म नहीं हो रहा, प्रोसीजर बढ़ा के खुद मरना है, और ठीक है बस, और किसी को ना बताना, ठीक है जी। तो अब बताइए, ये है टिप, ये बात समझ आई? अगर हमें एलिगेशंस पता चले, इल्जामात पता चले, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बल्कि हमें अपने प्रोसीजर्स बढ़ा देने चाहिए। आपको अगर चुपके से आके कोई कह दे कि इस दफा चैप्टर 20 में से कंफर्म क्वेश्चन है, बताइए नहीं मानेंगे? नहीं तो हमारा जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाना चाहिए ना। हमें क्या बाकी सारे चैप्टर छोड़ के चैप्टर 20 की तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए कि बाकी के प्रोसीजर तो रूटीन के हैं, चैप्टर 20 में कुछ ज्यादा मेहनत करनी है। इसी तरह कह रहा है टिप और एलिगेशन, सजेशन अगर मिले। और कोई क्वेश्चन? लास्ट मिनट, अच्छा लास्ट मिनट की तो समझ आ रहा है सर, ये लास्ट मिनट ये क्या होता है, पहले ये समझाया मुझे। अच्छा लास्ट मिनट, वो ये कह रहा है कि क्लाइंट ने पूरा साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की, आप आए, आपने ऑडिट शुरू किया, 2-2.5 महीने गुजर गए, अब सुबह रिपोर्ट इशू करनी है, एंगेजमेंट लेटर में डेट एग्री हुई है, और आज शाम को आपको पता चला क्लाइंट ने एडजस्टमेंट रिकॉर्ड की है सिर्फ 350 मिलियन की एक। अब बताइए आप क्या कहेंगे कि अब इसको इग्नोर कर दें? आप कहेंगे क्लाइंट को जाके इग्नोर थोड़ी करेंगे, क्लाइंट को जाके उसको कहेंगे भाई ये 12 साल पूरा गुजर गया, हम जब से ऑडिट कर रहे हैं तब तुम्हें याद नहीं आई, ये तुम्हें आज रात ही एडजस्टमेंट याद आनी थी। ये लगता है तुम चाहते हो कि हम सही तरह इसको चेक ना कर सके, हमारे पास टाइम कम हो, अब तुम हमें प्रेशराइज भी करोगे। नहीं सर, रिपोर्ट की डेट एक्सटेंड ना करें, रिपोर्ट कर ली दे, हमें प्रेशराइज भी करोगे, तुम हमें डिफिकल्ट इशू आ गया है, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए मुनासिब टाइम नहीं दे रहे, लगता है ये फ्रॉड है कोई, और तुम चाहते हो कि हम ड्यू वेरिफिकेशन करके सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नाउ ऑब्टेन कर सके, जल्दी जल्दी में रिपोर्ट दे दे। हम तो ऐसा काम नहीं करेंगे। ये है लास्ट मिनट एडजस्टमेंट। ठीक है, एंड में आके क्लाइंट बड़ी बड़ी एडजस्टमेंट जो क्लाइंट ने रखी होती है अपने पास एडजस्टमेंट कोई, कि एंड में जब भाग दौड़ मची होती है ना, आखिर में जब आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा आपको फिर अंदाजा होगा, भाग दौड़ होती है, उसको कहता है क्लाइंट चलो भाग दौड़ में 2-4 एडजस्टमेंट दूसरी है कि ये भी एडजस्टमेंट डाल दो। तो हमने देखना है खास तौर पे जो लास्ट में एडजस्टमेंट यानी फाइनलाइजेशन होते हुए ऑडिट की फाइनल स्टेज पे जो एडजस्टमेंट्स आती हैं, उनमें तसल्ली करनी है हमने अपनी। टाइम प्रेशर की वजह से एविडेंस हम लेस देन सफिशिएंट ना एक्सेप्ट करें, बल्कि सफिशिएंट एविडेंस हमें लेना चाहिए उन एडजस्टमेंट्स पे। क्लियर हो गया मेरे भाई? और कोई क्वेश्चन? हाँ देख जी सही कर रहे हैं। अगर इमटेरियल ट्रांजैक्शंस हो तो फिर हमें नॉर्मल प्रोसीजर, लेकिन देखिए अगर हमें पता चल गया ना फ्रॉड है, अगर पता चल गया फ्रॉड है, उसके बाद फिर हम ये नहीं देखेंगे इमटेरियल के मटेरियल। आपको पता है क्वालिटेटिव मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल्स बड़ी थी, उसमें फ्रॉड था, कह रहा था फ्रॉड पे मटेरियलिटी कंसेप्ट नहीं अप्लाई होगा। इमटेरियल मिस स्टेटमेंट जो है, इमटेरियल फ्रॉड भी मटेरियल समझे। मेरा भाई जरा क्लास में और कौन स्टूडेंट है जो 4 एग्जांपल देगा क्वालिटेटिव मिस स्टेटमेंट्स के? क्या मतलब है, ये कोई वकूआ बताने लगे? फिर सीएफओ क्या? सीएफओ ने फ्रॉड किया जो, भाई कोई भी फ्रॉड है, सीएफओ फ्रॉड क्या होता है? और उसमें 2 फ्रॉड है, खुदा ऐसा ना करे यार जी भाई। इफेक्ट की रेशियोज जैसे डेट कॉवेनेंट रिक्वायरमेंट, और एक शेयर कैपिटल, इफेक्टिंग शेयर कैपिटल, इफेक्टिंग डायरेक्टर रिम्यूनरेशन,
फ्रॉड तो भी बता दिया ना, और बताओ। हाँ, रिलेटेड पार्टी, शाबाश, भाई को दीजिए। और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन? ये इसमें पोटेंशियल और प्रॉब्लमेटिक और अन्य रिलेशनशिप में एग्जांपल है। थर्ड, कंप्लेंट्स बाय मैनेजमेंट अबाउट कंडक्ट ऑफ ऑडिट। ऑडिट क्या लिखा है? और मैनेजमेंट इंटिमिडेशन, इसको काट दीजिए, मैनेजमेंट इंटिमिडेशन को। कंडक्ट ऑफ ऑडिट के बारे में बता देता हूं। मैनेजमेंट कह रही है पार्टनर को, सर आपने जो बंदा भेजा है ना ये टीम में, ये बंदा हमें बहुत तंग करता है, इसको जरा समझाएं। पार्टनर को क्या करना चाहिए? समझाना ऐसे चाहिए, वो अपना जाति काम के लिए गया क्या उधर, वो कोई ना कोई सवाल पूछता होगा ना, कोई उनकी मिसस्टेटमेंट के ऊपर फोकस कर रहा होगा, फ्रॉड के ऊपर फोकस कर रहा होगा, इसलिए मैनेजमेंट एतराज कर रही है। हम उसे क्या समझाएंगे? भाई ना पूछा करो मैनेजमेंट से, सर हो गया फिर ऑडिट ये ले। भाई वो अपने काम के लिए थोड़ी बैठा है, ऑडिट करने के लिए बैठा है। अगर मैनेजमेंट से डिस्टर्ब हो रही है तो उसके पर्सनल इशू की वजह से नहीं है जो मुझे समझाए। ठीक है, मैनेजमेंट अगर कंप्लेन कर रही है, इसका मतलब है हमारा बंदा सही लाइन पे चल रहा है और वो कोई ना कोई मैनेजमेंट के फ्रॉड डिटेक्ट करने के करीब है। जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ, एनालिटिकल प्रोसीजर से या इंक्वायरी से आपको इनकंसिस्टेंट रिस्पॉन्स मिले। जैसे सीएफओ से पूछा, उसने कहा सर हमारे खिलाफ तो कोई केस नहीं है, लीगल केस। लॉयर से पूछा, उसने कहा केस चल रहे हैं ना, 2 केस चल रहे हैं। इनकंसिस्टेंसी, बताइए रिस्क ऑफ फ्रॉड है कि नहीं? एनालिटिकल प्रोसीजर में एनुअल फ्लक्चुएशन आ गई, डिफरेंस ज्यादा आ गया। मैनेजमेंट से पूछा किस चीज का फर्क है? सर हमें क्या पता किस चीज का फर्क है, रिस्क ऑफ फ्रॉड है। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट? और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, कम्प्लेक्स कंटेंशन, अभी जैसे बात हुई थी कि लास्ट मिनट एडजस्टमेंट में कोई बड़े मुश्किल डिफिकल्ट इश्यूज हैं जिनके लिए टाइम ज्यादा चाहिए हमें, लेकिन मैनेजमेंट हमें टाइम देने को तैयार नहीं है, प्रेशराइज कर रही है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट दीजिए। हम कहेंगे अच्छा जल्द से जल्द रिपोर्ट मांग रहे हैं, इसका मतलब है आप नहीं चाहते हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करें। और क्यों नहीं चाहते होंगे? क्योंकि आपने कोई ना कोई फ्रॉड किया होगा जो डर रहे होंगे हम डिटेक्ट न कर लें, इसलिए रिस्क ऑफ फ्रॉड है। और की क्वेश्चन? सारी इंडस्ट्री ने FIFO बेसिस के ऊपर इन्वेंटरी वैल्यूएशन की है, हमारे क्लाइंट ने वेटेड एवरेज के ऊपर। अच्छा, गलत नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन हमें एज ऑडिटर सोचना तो चाहिए ना कि भाई क्यों डिफरेंस है। एट वेरियंस का मतलब है क्यों डिफरेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट हर साल दोनों की बेस पे कैलकुलेशन करती हो, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट आता हो उसको अडॉप्ट कर लेती हो। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह एट वेरियंस डिफरेंस है, इंडस्ट्री में कुछ और प्रैक्टिस चल रही हैं, जिस क्लाइंट का हम ऑडिट कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कुछ और है, तो हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्यों फर्क है। जी, और की क्वेश्चन? मैनेजमेंट कह रही है, हमने कहा डायरेक्टर से मिलना, मुलाकात करवाओ, हमने कहा सर हम भी मौजूद होंगे मीटिंग में। क्या मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं चैप्टर 2 में कि अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करें? क्या यहाँ पे जब मैनेजमेंट कह रही है नहीं सर हमारी मौजूदगी में मिलना, हमारी गारंटी मौजूदगी में हम नहीं मिलवाएंगे आपको डायरेक्टर के साथ, इसका मतलब है कि वो डर रहे हैं कि हमको उनकी शिकायत ना लगा दें, उनका फ्रॉड ना बता दें उनको। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, ये मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा रही है मीटिंग में। जी, और कोई क्वेश्चन? जी, प्रोग्राम चेंजेस किए, कंफ्लिक्टिंग का लास्ट पॉइंट, वो कह रहा है सिस्टम में चेंजेस किए हैं, उनकी कोई एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है। ये भी इसको वो केस स्टडी याद है जिसमें सेल्स स्टाफ ने प्रोग्रामर को कहा था चेंज कर दो, प्रोग्रामर ने तो चेंज किया, 3 दिन के लिए सारे का सारा सिस्टम ठप हो गया। तो हमने कहा था ऑथराइजेशन एप्रोप्रिएट पर्सन की तरफ से नहीं है, इसका मतलब है सेल्स ऑफिसर ने प्रोग्रामर को कहा होगा भैया ये मैं अपने रिश्तेदारों को सेल करने लगा हूं, जरा तुम सेल सिस्टम में जाके रेट कम कर दो। अब डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की तरफ से ऑथराइजेशन नहीं थी, आपको लग रहा था कि फ्रॉड है। वही बता रहा कि सिस्टम में हमने कंट्रोल IT कंट्रोल में पढ़ा था, जो भी चेंजेस हो डॉक्यूमेंटेड हो, ऑथराइज्ड हो। बिल्कुल समझ आए? और कोई क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं केस स्टडीज की तरफ। सबसे पहले केस स्टडी 2 1 भी करते हैं, पहले 2 फिर 3 फिर 1। 2 और 3 है जिसमें वो पूछेगा बताओ ये एरर है कि फ्रॉड है। अब देखते हैं आपकी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपको सही बताती है कि नहीं, आप में एक ऑडिटर की उकाबी निगाह पैदा हुई कि नहीं। कह रहा है पहला के ड्यू टू टफ कंपटीशन इन द मार्केट, टफ कंपटीशन इन द मार्केट को अंडरलाइन कर लें। द कंपनी हैज बीन अनएबल टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट सिंस लास्ट 5 years। अनएबल टू इंक्रीज प्राइस को भी अंडरलाइन कीजिए। भाई थ्रेट है कि नहीं प्रॉफिटेबिलिटी को, किस वजह से? इंक्रीज कंपटीशन की वजह से। रिस्क ऑफ एरर, रिस्क ऑफ फ्रॉड लिस्ट में कहीं पड़ा है? बस यही देखना है हमने इस सिचुएशन को, लिस्ट में हमने कहीं पढ़ा है? लिस्ट में कहीं में भी पढ़ा है ना रिस्क ऑफ फ्रॉड है। आगे सिर्फ आपने वो लिंक करना है कि लिस्ट में किस पॉइंट में था, जस्टिफिकेशन में सिर्फ लिंक करना है, वरना डिसीजन आपका उधर ही हो जाता है। जब हम ये डिसाइड कर देते हैं भाई ये सिचुएशन लिस्ट में कहीं आ रही थी कि नहीं आ रही थी, रिस्क ऑफ फ्रॉड है, तो ये बिल्कुल है। हाँ जी, जस्टिफिकेशन देनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है थ्रेटन्ड है, कंपनी इंक्रीज कंपटीशन की वजह से जो है प्रॉफिट कम होगा, कंपनी उसको इंप्रूव करने के लिए फ्रॉड कर सकती है, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। Second, addition to intangible assets amounting to rupees 500 million include research cost of rupees 10 million, which is duly supported by invoices from suppliers। और duly supported को अंडरलाइन कीजिए।
याद रखिए जो इनवाइसेस ड्यूली स्पोर्टेड होती हैं उनमें फ्रॉड नहीं होता, उनमें एरर हो सकता है, लेकिन जिनकी स्पोर्टिंग एविडेंस है ही नहीं या उसमें अल्टरेशन की गई है या वो कंफ्लिक्टिंग है, कंफ्लिक्टिंग एविडेंस, मिसिंग एविडेंस, अल्टर्ड एविडेंस, ये फ्रॉड है। और जो ड्यूली स्पोर्टेड एविडेंस है ये फ्रॉड नहीं होता, ये एरर होता है। भाई जो फ्रॉड करेगा वो सारी डॉक्यूमेंट्स पूरी थोड़ी संभाल के रखेगा, वो डॉक्यूमेंट्स को भी हेर फेर करेगा। इससे ड्यूली स्पोर्टेड से भी हमें पता चल गया क्या एरर है। वैसे भी अगर थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली भी होके सोचे तो 500 में से 10 मिलियन का फ्रॉड करना उसने। और दूसरा जो रिसर्च और डेवलपमेंट में मिस क्लासिफिकेशन होती है ये इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, बाय नेचर ये गलती हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारी तसल्ली हुई ड्यूली स्पोर्टेड वाले लफ्ज से। थर्ड, during the last 3 years chief executive and higher management has been earning handsome bonuses based on the profitability of the company। भाई जिसने ये रिस्क ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाई नहीं किया ना उसको ऑडिटर बनने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। फिजिकल स्टॉक फोर्थ, फिजिकल स्टॉक ये कौन सा रिस्क है? थर्ड वाला रिस्क ऑफ फ्रॉड। फिजिकल स्टॉक टेक ऑन 31 December 2014 इंक्लूडेड गुड्स सोल्ड बट नॉट डिस्पैच अमाउंटेड टू रुपीस 52 मिलियन। भाई ये क्या चक्कर है, गुड सोल्ड कर दी, डिस्पैच ही नहीं की 52 मिलियन की। अच्छा वो शायद कस्टमर ने कहा हो सर मैं सेल तो कर दे मुझे लेकिन चीजें मुझे ना दे, अभी जरूरत नहीं है, मैं 1-2 दिन में ले जाऊंगा। कभी कभार ऐसे होता है, चलिए ठीक है मैं कहानी आगे चला रहा। फिर कह रहा है द डिलीवरिंग ऑफ गुड्स वाज स्टॉप्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर के कहने पे डिलीवरी नहीं की, ठीक है उसको जरूरत नहीं होगी अभी चीजों की। अप टू 20th January 2015 द डिस्ट्रीब्यूटर हैज टेकन डिलीवरी ऑफ गुड्स अमाउंटेड टू 2 मिलियन। 20 दिन गुजर गए सिर्फ 2 मिलियन की, 50 मिलियन उठाया नहीं उसने। क्यों नहीं उठाया उसने? ठीक है, अब अगर कहना क्योंकि जरूरत नहीं उसको, तो कहेगा भाई अच्छा सामान की जरूरत नहीं थी तो सेल्स देने ऑर्डर देने की क्या जरूरत थी उसको? सेल ऑर्डर क्यों दिया उसको अगर सामान की जरूरत नहीं थी तो? इसका मतलब है ये कंपनी के साथ मिलकर फेक सेल ऑर्डर इशू किया उसने। मेरे इसको फ्रॉड लग रहा है कि नहीं? आगे चलते हैं केस स्टडी 3 में, इसमें भी यही बताना है रिस्क है कि फ्रॉड, सॉरी एरर है कि फ्रॉड। जी क्या ये नहीं बताएंगे कि ये जो भाई कॉर्नर पे बैठे हैं क्या ये नहीं बताएंगे कि ये रिस्क ऑफ फ्रॉड जो है इंसेंटिव का है, प्रेशर का है, अपॉर्चुनिटी का है, एटीट्यूड रेशनलाइजेशन का है? एक मिनट ये बताएंगे कि नहीं? क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा नहीं हुआ, ऐसे में पूछा नहीं हुआ यार, ऐसे नहीं करेगा। लेकिन इजी पेपर है तो इस तरह फेल होते हैं। मैं ये थोड़ी है कि वो कसम ही खा रही हमने कि कभी करना ही नहीं है, आज तक किया नहीं ना ही कभी करेगा, लेकिन अगर कभी कह दे फर्स्ट कीजिए तो फिर तो बताए असल आंसर क्या है, रिक्वायरमेंट में नहीं था। रिक्वायरमेंट में क्लासिफिकेशन नहीं पूछी तो नहीं बताएंगे, और नॉर्मली क्लासिफिकेशन पूछता भी नहीं है। आगे चलते हैं। फर्स्ट, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल स्क्रैप ड्यूरिंग द ईयर इज मटेरियली डिफरेंट फ्रॉम द क्वांटिटी ऑफ स्क्रैप सोल्ड। जो स्क्रैप किया मटेरियल वो कुछ और था, सेल किया कुछ और था, तो ठीक है बाकी क्लोजिंग में होगा। कह रहा था कंपनीज रिकॉर्ड शोज नील बैलेंस बोथ एट द बिगिनिंग एंड एट द क्लोज ऑफ द ईयर। ओपनिंग क्लोजिंग में बैलेंस ही कोई नहीं है, इसका मतलब है कोई रात को चोर चोरी कर जाता है। फिर आगे कह रहा है नो रिकंसिलिएशन फॉर द डिफरेंस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय कंपनी। कंपनी जानबूझ के भी रिकंसिलिएशन नहीं बना रही, इसका मतलब है ये बाहर के चोर का काम नहीं है, अंदर के चोर, क्योंकि रिकंसिलिएशन ही नहीं बना रहे, जानबूझ के इंटरनल कंट्रोल वीक रखा हुआ है, करेक्ट नहीं कर रहे। एरर के फ्रॉड, फ्रॉड, शाबाश। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑडिटर को टेंशन इस चीज की है कि स्क्रैप किया था 100 यूनिट को और सेल हो गए 120, इस वजह से टेंशन है, इस वजह से टेंशन नहीं होगी। नहीं भैया, दोनों सिनेरियो डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं, ये अंडरस्टूड है। ये मेरा नहीं ख्याल कि क्लास में किसी और जी शऊर इंसान के जहन में ये बात आई होगी। Second, sales for the year have increased by 7% over the previous year. However, it has been noted that sales in the last 2 weeks of June 2010 have been exceptionally high. Exceptionally high को अंडरलाइन कीजिए। रिस्क ऑफ फ्रॉड याद है, लार्ज ट्रांजैक्शन एट ईयर एंड, क्रेडिट ट्रांजैक्शन एट ईयर एंड, रिस्क। लेकिन आई कैप ने कहा, यहाँ पे वैसे क्वेश्चन खत्म था, आई कैप ने कहा नहीं हो सकता है किसी स्टूडेंट को समझ ना आई हो, क्वेश्चन आगे लेके गया, कहने का इंडिपेंडेंट 15% ऑफ द एनुअल सेल्स। फिर कह रहे वर्किंग पेपर से ये भी पता चला क्या 70% ऑफ सेल्स इन लास्ट 2 वीक्स ऑफ जून वर मेड टू 2 न्यू कस्टमर्स हुज क्रेडिट असेसमेंट हैज नॉट बीन फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड। कहता है ये 2 नए कस्टमर थे, पहले इनका पता ही नहीं किधर से आए हैं, इनकी कोई क्रेडिट असेसमेंट भी नहीं हुई, कंट्रोल्स वीक, क्रेडिट असेसमेंट नहीं हो रही, रिस्क ऑफ फ्रॉड। आई क्या हमने कहा हो सकता है अभी भी ना किसी को पता चला हो, उसने कहा आगे फिर हिंट और दिया, a significant portion of the goods sold to the above referred customer were returned in the first week of July। मजीद रिस्क ऑफ फ्रॉड मजीद बढ़ गया, नहीं अभी नहीं चतबाड़ी उसने ठहर। और आई कैप ने कहा हो सकता है अभी भी ना समझ में आया हो किसी को, उसने कहा मैनेजमेंट बोनसेस आर लिंक्ड टू द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। इस पे भी जिसको रिस्क ऑफ फ्रॉड नजर नहीं आ रहा ना, इसको ऑडिटर बनने का कोई हक नहीं है। रिस्क ऑफ फ्रॉड
जी डिस्टर्ब कर रहा होगा ऐसा भाई। चल ड्यूरिंग द ईयर ASPL परचेज ए मशीन फॉर ₹25 मिलियन, 25 मिलियन की मशीन खरीदी। पेमेंट वाउचर इज ड्यूली सपोर्टेड बाय द इनवॉइस फ्रॉम द सप्लायर। ड्यूली सपोर्टेड भाई आगे पूरी कहानी सुन लें। However, the fixed asset schedule provided by the client shows the amount capitalized as ₹2.5 million. कह रहा क्लाइंट ने 2.5 मिलियन अमाउंट कैपिटलाइज की। डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज ऑन दिस अमाउंट। डिफरेंस ऑफ ₹22.5 मिलियन इज अपीयरिंग इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब डिफरेंस भी देखिए, छुपाने की कोशिश नहीं की, उसने कहा BRS में आ रहा है क्लियरली, और बता भी रहा है फर्क किस चीज का है। या तो फर्क को छुपा लेता, या रिकंसिलिएशन में फर्क आ रहा है, कहता मुझे नहीं पता किस चीज का फर्क है, फिर भी हम फ्रॉड की तरफ सोचते हैं यार तुझे पता ही नहीं रिकंसिलिएशन में फर्क किस चीज का है। यार फर्क आ रहा है, मुझे पता भी है किस चीज का है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है, तो कौन सा रिस्क है? एरर का। भाई बात समझ आई कुछ? अब चलते हैं केस स्टडी 1 की तरफ। कह रहा है डिस्क्राइब द फ्रॉड रिस्क फैक्टर इफ एनी डेटा आर इंडिकेटेड इन द अबव इंफॉर्मेशन। जरा मुझे बताइए ये प्रूडेंट लिमिटेड वाले क्वेश्चन में फ्रॉड रिस्क फैक्टर है कि नहीं? अब बताना है। पहले इंफॉर्मेशन कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज रिसेंटली अपॉइंटेड मिस्टर स्मार्ट एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव। यहां तक बताइए रिस्क ऑफ फ्रॉड है। Whose remuneration is mostly based on efficiency bonuses and stock options। ये स्टॉक ऑप्शन क्या होती है? शेयर्स को देना कि आप अगर प्रॉफिट में आएगी कंपनी तो आपको शेयर इशू किए जाएंगे, स्टॉक ऑप्शन कहलाती हैं, बोनस शेयर जिसे कहते हैं। मिस्टर स्मार्ट इज रिप्यूटेड एज ए सीजन्ड बिजनेस एग्जीक्यूटिव। सीजन्ड का जो मतलब बताएगा उसे 50 रुपए ना जी। माहिर एनडी ऐसी प्रोडक्ट्स में डील कर रही है जो सीजनल है। ये भैया ये भाई माहिर तजर्बेकार कुछ इसी सेंस में आता है। चलिए ठीक है, ये भाई का नाम सीजन्ड बिजनेस एग्जीक्यूटिव माहिर तजर्बेकार। अच्छा लाइक रिस्क है, रिस्क ऑफ फ्रॉड है यहां तक नहीं। आगे क्या है? हैज बीन ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी है ही ना, वो भी गलत है, लेकिन इनइफेक्टिव मॉनिटरिंग कर रही होगी क्योंकि दोनों का फैमिलियरिटी सेट आ गया, फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। Since the joining he has proved to be the main decision maker and board appears to be relying considerably on Mr. Smart and less interested in day-to-day operation of company। अब board of directors मॉनिटरिंग ही नहीं कर रहा, एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, वो चेक ही नहीं कर रहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव का डिसीजन ठीक है कि नहीं, ओवरसाइट ही नहीं है, इनइफेक्टिव ओवरसाइट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। रिस्क ऑफ फ्रॉड है कि नहीं? नहीं डे टू डे ऑपरेशन में, लेकिन जो चीफ एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग कर रहा है उसकी मॉनिटरिंग तो नहीं करने रहना चाहिए, वो मॉनिटरिंग भी नहीं कर रहे हैं। बोर्ड्स मेन कंसर्न इज नाउ द ग्रोथ इन नेट अर्निंग एस्टिमेटेड फॉर नेक्स्ट ईयर which Mr. Smart strongly believes will be 30% at the minimum। अब पार्टी के साथ अगर एग्रीमेंट कर लिया जाए, प्रेशर हो टारगेट्स को अचीव करने के लिए, तो पहले तो कोशिश करेगा दिन रात के जेन्युइन तरीके से 30% ग्रोथ अचीव हो। अगर जेन्युइन तरीके से नहीं होती तो रिस्क ऑफ फ्रॉड। There are number of instances of lack of segregation of duties and Mr. Smart being cost conscious has allowed the situation to continue। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हैं, मिस्टर स्मार्ट क्या होता है तो होने दो, कास्ट कम हो रखो ताकि प्रॉफिट बढ़े। इंटरनल कंट्रोल ही वीक है, इंटरनल कंट्रोल वीक है, जानबूझ के करेक्ट नहीं कर रहे, रिस्क ऑफ फ्रॉड। फिर तो भाई वो जो जिस गार्ड को बिठाया हुआ फैक्ट्री गेट पे उसको भी छुट्टी दे दो, उसके भी पैसे बचेंगे। जो इन्वेंट्री पे रखा हुआ है आपने, कमरे को ताला लगाया हुआ है, उसका ताला भी फेंक दो, उसके भी पैसे बचेंगे। ऐसे थोड़ी पैसे बचाते हैं, वो तो जरूरी है ना। नेक्स्ट देयर इज ए बिग ले ऑफ प्लान। ले ऑफ प्लान क्या होता है? डाउन साइजिंग, एम्प्लॉइज को निकाल देना। In place and employees are expecting such plan although it has been kept as top secret। हमने सीक्रेट रखने की कोशिश की लेकिन एम्प्लॉइज को पता चल गया कि उनको निकालने का प्लान है। This layoff will help the company to achieve higher growth in earning। इससे कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी। तो ये तो एम्प्लॉय को पता चल गया, वो तो बहुत खुश होंगे ना एम्प्लॉइज। नहीं खुश होंगे क्या? नहीं भाई ये डिससैटिस्फैक्शन है, खुश नहीं होंगे, कहेंगे अच्छा कुछ पता नहीं कब हमें निकाल दे नौकरी से, चले उससे पहले कुछ 2-4 महीनों का इंतजाम तो करते जाए। रिस्क ऑफ फ्रॉड है इसमें, कुछ को समझ आए? ये था हमारा कल का, ये तो सारे कल के चैप्टर कल पढ़ा था आज का। हाँ वॉल्यूम 2 के जो क्वेश्चंस है सुन लें। आपने आज की होम असाइनमेंट सुने, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, कल वाले नहीं डिस्कस करने, कल वाले अब कल करेंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दिए थे, 10 नहीं करना 11 करना है आपने। 11 के साथ 3 क्वेश्चन और मिला लें। आज की होम असाइनमेंट में सिर्फ 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 11 कल वाला ही है, वो तो कल कर लिया हो ना आपने। कल हमने क्वेश्चन 11 डिस्कस करना है और क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6, 1, 5, 6, 11, 1, 5, 6, 11, 1, 5, 6, 11। अच्छा अब मुझे बताइए, आपको पता है कि मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल क्या होता है? नहीं आपको नहीं पता, कहीं नहीं पता? हाँ नहीं पता, सुनिए। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल है मैनेजमेंट की एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। किस चीज की एबिलिटी? उड़ने की? नहीं, एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू ओवर रूल
ओवररूल करे, बाईपास करे, किसको? प्रेस्क्राइब्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, अपने बनाए हुए पॉलिसी एंड प्रोसीजर को खुद ओवरराइड कर ले, ओवररूल कर ले, बाईपास कर ले, अपने बनाए हुए प्रोसीजर को खुद ही बाईपास कर ले। किस वजह से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड करने के लिए, टू प्रिपेयर फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा बताइए, ये जो मैनेजमेंट कंट्रोल्स को अपनी पॉलिसी प्रोसीजर को बाईपास कर सकती है, ये कब बाईपास कर सकती है? जब, अच्छा नॉर्मली कंट्रोल स्ट्रांग ऑपरेट हो रहे हैं, क्या मैनेजमेंट जो नॉर्मली कंट्रोल स्ट्रांग ऑपरेट हो उनको भी बाईपास कर सकती है? भाई हर कंट्रोल को कर सकती है। तो बताइए कि मैनेजमेंट की ये एबिलिटी कि वो अपने बनाए हुए कंट्रोल्स को खुद बाईपास कर सकती है, चाहे वो कंट्रोल स्ट्रांग क्यों ना हो, इफेक्टिवली ऑपरेट क्यों ना हो रहे हो। ये किस ऑर्गेनाइजेशन में है? ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में होगा और किसी में नहीं होगा? नहीं भाई, ये तो होगा, ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होगा। दिस रिस्क एग्जिस्ट इन एवरी एंटिटी, ये रिस्क हर ऑर्गेनाइजेशन में होगा। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। अच्छा, मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड करेगी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, कैसे? मैनेजमेंट का तरीका, वारदात क्या होगा बताइए? फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेगी जैसे सेल्स की, शाबाश। और फैक्ट्स को कंसील करेगी, छुपाएगी, आइटम को कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देगी, और इनएप्रोप्रिएट असम्पशंस चेंज कर लेगी, और एडवांसिंग का डिलेइंग रिकग्निशन, और बस। भाई ये तो पढ़े पढ़े से लग रहे हैं, पिछले टर्न में पढ़े थे। हाँ, कल पढ़े थे, कल पढ़े थे, भूल गया मैं। अच्छा, अब इसका मतलब है, जरा गौर से सुनिए, जहां रिस्क हो वहां प्रोसीजर भी होते हैं। अगर रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल है तो क्या इसके कुछ प्रोसीजर्स भी होंगे? प्रोसीजर्स क्या होंगे? प्रोसीजर्स, 3 प्रोसीजर्स। कहता है डिपेंड करता है फ्रॉड पे। अब देखिए, सबसे बड़ा फ्रॉड क्या मैनेजमेंट करती है वाला? फिक्टिशियस जर्नल एंट्री। कहता है उसके लिए क्या तरीकाकार है? टेस्ट करे क्या एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्रीज, टेस्ट करो, चेक करो कि क्या जर्नल एंट्री सही है कि नहीं, एप्रोप्रिएट है कि नहीं। कैसे चेक करे जर्नल एंट्री सही है कि नहीं? कहता है इंक्वायरी कीजिए, किससे? उन लोगों से जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि कोई अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं हुई। अकाउंटेंट से पूछे कि पूरे साल में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं हुई। अकाउंटेंट कहने लगा हाँ, एक दफा हुई थी। ये वाकया है 23 दिसंबर 2 बजे का, दोपहर के 2 बजे का। सीएफओ मेरे पास आया और आके कहने लगा कि तुम कितना काम करते हो। मैं तो हैरान रह गया। फिर कहने लगा तुम ऐसा करो कि जरा 2 घंटे के लिए लाहौर घूम के आओ, सैर करके आओ, तुम्हारी तबीयत फ्रेश होगी। और मैंने कहा सारा साल तो ख्याल आया नहीं। अब मैं कहा चले कोई बात नहीं, मैं घूम फिर के वापस आया 2 घंटे बाद, मजीद हैरान रह गया। क्यों? सीएफओ मेरी सीट पे बैठा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा था, जो काम मैंने करना था। तो सीएफओ ने कहा नहीं मुझे ख्याल है तुम्हारा, इसीलिए जो मैं तुम्हारी कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रही, ये लो सीट तुम संभालो। कहने लगा अकाउंटेंट मुझे आज तक समझ नहीं आई उस दिन सीएफओ को क्या हुआ था। हमने कहा तुम्हें समझ नहीं आई, हमें समझ आ गया। अब उस 2 घंटे की सारी ट्रांजैक्शन निकालो, हो ना हो वो फेक होगी, फिक्टिशियस होंगी, जाली होंगी, और सीएफओ चाहता था अकाउंटेंट को खबर ना हो। पहले कह रहे हैं इंक्वायर कर लो इन लोगों से जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कोई अनयूजुअल एक्टिविटी, इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटी तो नहीं हुई। अगर हुई है तो उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन फेक होगी। फिर क्या करो? सेलेक्ट करो जर्नल एंट्रीज। कौन सी जर्नल एंट्रीज? जो और एडजस्टमेंट जो के एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड पे है, एंड यानी ईयर एंड पे, क्लोज ऑफ द ईयर जो ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्रीज एडजस्टमेंट रिकॉर्ड हुई हैं, उनको तो लाजमी सेलेक्ट करके वेरीफाई करो। उनमें रिस्क ऑफ फ्रॉड ज्यादा है। ईयर एंड वाली हमने कहा अच्छा सिर्फ ईयर एंड वाली चेक करें। उसने कहा लाजमी तो यही है कि ईयर एंड वाली जरूर चेक करो, लेकिन अगर तुम ड्यूरिंग द ईयर वाली एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन भी चेक करना चाहते हो ना, वो भी कर लो। यहां पे क्या कह रहा है? ईयर एंड की ट्रांजैक्शन चेक करो, ये लाजमी है। यहां पे क्या कह रहा है? बाकी भी पूरे साल में चेक करना चाहो तो कर सकते हो, साल के दौरान में भी कोई मुश्किल ट्रांजैक्शन लगे उनको भी चेक कर लो। यहां पे क्या कह रहा है? अनयूजुअल प्रोसेसिंग अगर हुई एक्टिविटीज वो पूछो, ईयर एंड की ट्रांजैक्शन, ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजैक्शन। ये क्लियर हो गया। इससे तो हमें पता चला फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज वगैरह, असम्पशंस वाली एस्टिमेट्स को जो इनएप्रोप्रिएटली चेंज करता है वो भी तो फ्रॉड होता है। उसका क्या करें? कहता है उसके लिए आप रिव्यू करें अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को। क्या रिव्यू करें? कि बायस तो नहीं है मैनेजमेंट एस्टिमेट्स करने में। बायस का मतलब इनएप्रोप्रिएटली अपनी मर्जी से कभी इंक्रीज कर लिया कभी डिक्रीज कर दिया। अगर लगे कि मैनेजमेंट बायस है, वैल्यूएट करो कि मैनेजमेंट बायस तो नहीं। अगर बायस है तो सारी की सारी एस्टिमेट्स को रीवैल्यूएट करो। घर के साथ बेकरी सामान लेने के लिए गया, पैसे गिने, पैसे थोड़े से कम थे, फ्रॉड है? एरर भी हो सकता है, मेरा भी यही ख्याल। 10-15 दिन शॉपिंग कर, 10-15 दिन बाद फिर इसी तरह का वाकया हुआ, पैसे थोड़ा सा फर्क था, पैसे कम थे। अब अभी भी एरर हो सकता है। इसी तरह देख रहा, साल के एंड में मैंने हिसाब लगाया कि पूरे साल में कोई 10-11 दफा ऐसे हुआ है और हर दफा पैसे मुझे कम ही मिले हैं, कभी ज्यादा नहीं मिले। अब बताइए इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल बायस है कि नहीं? इंडिविजुअली हम समझ रहे थे एस्टिमेट सारे रीजनेबल है, जो चेंज हो रहे हैं,
एग्रीगेट हमने देखा तो पता चला जो भी एस्टिमेट चेंज हो रहा है नीचे की तरफ ही जा रहा है, ऊपर को नहीं आ रहा। अब बताइए भैया कुछ तो एस्टिमेट दोनों तरफ मूवमेंट होनी चाहिए ना। तो अगर सारे एक ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल वाई, कहता है अगर इंडिकेशन है तो फिर सारे के सारे को दोबारा चेक कर लो, रीवैल्यूएट कर लो एज होल सबको, और एस्टिमेट का करो रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू। क्या करो? एस्टिमेट का रिव्यू। ये कभी समझाइए टर्म? बताइए पिछले सालों में जाके देखो पिछले सालों का एस्टिमेट और एक्चुअल में कितना फर्क है। शाबाश। अगर पिछले सालों का एस्टिमेट ठीक होता रहा है इसका मतलब इस साल का एस्टिमेट भी ठीक होगा। पिछले सालों का एस्टिमेट गलत, इसका इस साल का भी गलत होगा। वरना छोड़ कहते हैं सर गलत ना पढ़ा है हमने तो काउंटिंग में पढ़ा है रेट्रोस्पेक्टिव तो सिर्फ काउंटिंग पॉलिसी होती है। मैं कहा वो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है, ये रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू है कि पिछले साल में जाके देख, एडजस्टमेंट थोड़ी कर रहे हैं, पिछले साल में जाके चेक कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। और क्या करो? इवैल्यूएट करो बिजनेस रैशनल ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या याद आया? पूरनमाशी की रात, काला मंदिर, अब याद आया कुछ? वो जादूगर वाली मूवी थी वो याद आई। ये भाई रिलेटेड पार्टी में पढ़ा था भाई मेरे। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, देखना है रिलेटेड पार्टी के साथ है कि नहीं है, तो रिस्क ऑफ फ्रॉड है। हमने फिर ट्रांजैक्शन चेक करनी है, अंडरलाइन डॉक्यूमेंट्स देखनी होती है, मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन कंसिस्टेंट विद रिकॉर्ड है कि नहीं। नहीं याद आया? तो रिस्क ऑफ फ्रॉड उधर भी पढ़ा था, इधर भी आ गया। अब दो ऑप्शन है, या तो एक ऑप्शन है लेक्चर यहां पे खत्म कर लें, या ऑप्शन है 2-3 क्वेश्चन पूछूं इनाम वाले। बताइए मुझे 3 स्टेटमेंट बता रहा हूं, बताना है कि इनमें से कौन सी मिलती जुलती सेम है और कौन सी फर्क है। पहली स्टेटमेंट ऑडिट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ फ्रॉड, दूसरा ऑडिट प्रोसीजर ऑन आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ फ्रॉड, तीसरा ऑडिट प्रोसीजर ऑन आइडेंटिफाइंग फ्रॉड। तीनों डिफरेंट है। शाबाश, ये लीजिए भाई को दीजिए। अच्छा अब बताइए अगला क्वेश्चन, ऑडिट प्रोसीजर ढूंढना है, ऑडिट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ फ्रॉड, ये कहां है? 2 में कौन से वाला है? जल्दी बताइए कौन सा 2 में? कौन पहले वाले 4 पॉइंट? ये लीजिए ये सारे पॉइंट। अच्छा पहले वाले 4 पहले। अच्छा अब बताएं चले। एक क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए कौन से वाला है? टू आइडेंट ये सोल्यूशन बताना है कौन सा? एक मिनट है, ये पहले वो वाला था, एक मिनट है। क्वेश्चन 8 बताने दे जी भाई, कौन सा? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 का कोर्स ऑफ एक्शन, उसमें तो 2 कोर्स ऑफ एक्शन है। दूसरा गलत भाई, सुन ले। 8 में कह रहा है व्हाट एक्शंस आर टू बी टेकन बाय ऑडिटर ऑन आइडेंटिफाइंग ए फ्रॉड रिस्क फैक्टर। ऑन आइडेंटिफाइंग फ्रॉड नहीं है ये, जो है ना, ये ऑन आइडेंटिफाइंग फ्रॉड रिस्क फैक्टर ये है। ये जो दूसरे वाला है ये है ऑन आइडेंटिफाइंग फ्रॉड, ऑन आइडेंटिफाइंग फ्रॉड। अब सुने क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड रिक्वायरमेंट, व्हाट एन ऑडिटर शुड डू व्हेन ही बिकम्स अवेयर अबाउट। एक मिनट है। दूसरा, हाँ बिल्कुल ये भाई को दिया था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4, प्रोसीजर। अच्छा, टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ फ्रॉड, ऑन आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ फ्रॉड या ऑन आइडेंटिफाइंग फ्रॉड? 2 वाला। शाबाश, ये भाई ने ये है, हाँ जी, टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ फ्रॉड, ये वो वाले है। ठीक है, शाबाश। चलिए आज का लेक्चर यहाँ कंक्लूड करते हैं। बाकी इंशाल्लाह कल भी आपकी रिवीजन होगी सीधा।